हेलो बच्चों, मैं हूं प्रवीण कुमार और ईश्वरदा मैथ अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम अपनी पुरानी वाली वीडियो को कंटिन्यू करते हुए जो सीबीएसई का सैंपल पेपर 2025 एंड 26 का उसने अपलोड किया हुआ था, उसके हमने पुरानी वीडियो में एमसीक्यू कवर किए थे। तो आज हम आगे का पार्ट करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो को और ध्यान से समझिएगा, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन पेपर सीबीएसई ने अपलोड किया हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए और बहुत काम आएगा। आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर करें। उसकी प्रैक्टिस के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन को ले लीजिए। सपोज कीजिए कि हमारे पास 21st क्वेश्चन हम अगर सोल्व करते हैं सेक्शन बी का, तो आप उससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन कर लीजिए बोर्ड की प्रैक्टिस के लिए। तो एक ही पेपर से आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। हमारा एमसीक्यू का पार्ट कवर हो चुका था और आज देखते हैं सेक्शन बी करते हैं। इसमें 21st क्वेश्चन है जिसमें 2 पार्ट दिए हुए हैं, ए एंड बी। तो पहले 21st का ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट में क्या गिवन है आप मेरे साथ साथ पढ़िए। द 88, 10, 12 है 60 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। हमें लास्ट 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है। ठीक है, देखिए एक तो होता है फाइंड द फर्स्ट 10 टर्म्स और एक होता है फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। तो हमें ये याद रखना है कि लास्ट 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो अगर टोटल 60 टर्म्स हैं तो हमें 51 से लेकर और 60 टर्म्स तक का सम फाइंड करना है। 51 से अगर आप काउंट करेंगे तो 60 तक हमारी टोटल 10 टर्म्स हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें ये फाइंड करना है। थोड़ा सा हम राइट में लिख कर देख लेते हैं एक्चुअल में हमें फाइंड क्या करना है। जब भी हम सम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एसएन वाला, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको जो फाइंड करना पड़ेगा वो फर्स्ट टर्म से ही फाइंड करना पड़ेगा। तो हमें लास्ट की 10 टर्म्स फाइंड करनी है। यहां लिख लेते हैं टू फाइंड सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, ये लिख लेते हैं। इसका मतलब क्या है, सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स का कैसे फाइंड करेंगे? इसको इस तरह से फाइंड कर सकते हो आप। अगर मैं S60 फाइंड कर लेता हूं तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 60 टर्म्स का सम, और इसमें से S50 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। S50 मतलब फर्स्ट 50 टर्म्स का सम अगर मैं फर्स्ट 60 टर्म्स के सम में से माइनस कर दूंगा तो मेरा 51 से लेकर 60 तक का टर्म्स का सम फाइंड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी लास्ट का 10 टर्म्स का सम ये फाइंड करना है हमें। ठीक है, आप इसको अगर ऐसा सोच रहे हो ऐसा लिखने का तो S10, तो ये गलत होगा क्योंकि S10 तो फर्स्ट 10 टर्म्स का सम होगा। जो लास्ट 10 टर्म का सम है वो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट तो आप इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करके ही आप फाइंड कर पाते हो सम। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें S60 माइनस S50 ये हमें फाइंड करना है। उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, देखिए Sn का फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तो ये फॉर्मूला होता है, या फिर हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l। ये होता है ना फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और उसको n/2 से मल्टीप्लाई करना। तो अब कैसे करेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास डेटा क्या क्या है। हमें चाहिए n, तो हमें पता है 60 है क्योंकि 60 टर्म्स है टोटल। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म a होती है जो हमारे पास 8 गिवन है। d हमारे पास क्या आएगा, a हमें 80 की सीरीज दी हुई है, इससे हमें ये दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म हमारी जो a है वो 8 है और जो d है कॉमन डिफरेंस वो कैसे निकलेगा 10 माइनस 8, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। ठीक है, तो मैंने सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके डी फाइंड किया है, 2 आया है। और यहां पर n हमारा है 60, n टोटल 60 है क्योंकि उसने बोला है कि इस एपी में 60 टर्म्स है टोटल। तो अब हमें क्या फाइंड करना होगा, हमारे पास फर्स्ट टर्म तो है n भी है, अगर लास्ट टर्म पता चल जाए तो हम सम ऑफ 60 टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप ये भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इसमें d भी पता है, n भी पता है और a भी पता है। तो मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूं। तो S60 हमारे पास क्या आएगा, S60 हमारे पास आ जाएगा 60/2 विद इन ब्रैकेट, इसके हिसाब से आपको फिल करना है 2 मल्टीप्लाई a है हमारा 8 प्लस n हमारा 60 है, 60 माइनस 1 और मल्टीप्लाई d है हमारा 2। तो ये 60 फर्स्ट 60 टर्म्स का सम आपके पास आ जाएगा। ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 16, 2 मल्टीप्लाई 8 16 प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा 60 माइनस 1 59 और मल्टीप्लाई 2। तो ये हो गया 30 और ये हो गया 16 प्लस 59 की अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आएगा 118।
तो ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 16 एंड 118, ये हो जाएगा 134। इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 390 402 और 0, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 3 जा 9 एंड 1 10 कैरी 1, 3 1 जा 3 एंड 4 दिस। ये हमारे पास 4020 आया, लेकिन ये आया फर्स्ट 60 टर्म्स का सम। अब हमें फर्स्ट 50 टर्म्स का सम और निकालना है, और दोनों का जब डिफरेंस कर देंगे तो लास्ट 10 टर्म्स का सम हमारे पास आ जाएगा। तो S50 क्या होगा, S50 को भी डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर देता हूं, फॉर्मूला मेरे पास यहां पर है। तो 50/2 और 2 मल्टीप्लाई A प्लस 50 माइनस 1, यहां पर मैंने 60 माइनस 1 किया था, यहां पर मैं करूंगा 50 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 49 और मल्टीप्लाई D है मेरे पास 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 25 16 प्लस 98। थोड़ा सा यहां कर लेते हैं, 25 मल्टीप्लाई बाय 98 और 16 हो जाएगा 114। 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 4 जा 100 कैरी 10, 25 1 जा 25 एंड 10 35 कैरी 3, 25 1 जा 25 एंड 3 28, तो ये आ जाएगा 2850। तो अब हम क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स S60 हमारे पास था 4020, और इसमें से माइनस करेंगे 2850। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0711, ये आ जाएगा 1170। तो ये हमारा 21st क्वेश्चन का, सेक्शन बी का 21st क्वेश्चन है। ये मैं लिख भी देता हूं, सेक्शन बी है ये, सेक्शन बी का 21st क्वेश्चन का ए पार्ट था। अभी इसका बी पार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है उसमें। बी पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एपी 6 13 20 एंड सो ऑन, और लास्ट में हमें दिया हुआ है 230। ठीक है, तो देखते हैं इसको क्या करना है। हमें इसमें फाइंड द मिडिल टर्म बोला है, मिडिल टर्म फाइंड करनी है। तो मिडिल टर्म के लिए देख लेते हैं कि कैसे करी जाती है। सपोज करो मेरे पास है 5 टर्म है, 1 2 3 4 5, तो आप इसमें मिडिल टर्म बताइए क्या होगी। आप डायरेक्ट बता देंगे कि ये जो 3 है मिडिल टर्म है। तो अब आपको ये समझना है कि ये फाइंड कैसे किया आपने। मेरे पास 5 टर्म्स थी, तो मेरे पास n इक्वल टू 5 है। 5, अब ये मेरी जो मिडिल टर्म आपको दिख रही है, आप डायरेक्ट बता पा रहे हो ये कैसे आया, 1 2 3, ये थर्ड टर्म है आपकी, थर्ड टर्म आपने बताया मिडिल टर्म। तो इसको आप कैसे फाइंड करेंगे, n, अगर ये n ओड आता है, अगर ये n ओड आता है, तो आप क्या करेंगे, आप बताएंगे कि मिडिल टर्म जो होगी, मिडिल टर्म हमारी क्या हो जाएगी, n प्लस 1 अपॉन टूथ टर्म, ये वाली हमारी मिडिल टर्म हो जाएगी। तो हमने क्या बताया था यहां पर 5 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 2, इसका मतलब है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म हमारी मिडिल टर्म हो जाएगी। ठीक है, अगर ये ओड नंबर आ जाता, तो ओड नंबर में आप कैसे बताओगे, अब जैसे यहां पर ये 6 हो जाता, 6 हो जाएगा, तो आपकी जो है ना, ये दोनों टर्म मिडिल टर्म होंगी। ठीक है, दोनों टर्म मिडिल टर्म होंगी, क्योंकि n इक्वल टू 6 है। तो आप जो मिडिल टर्म्स बताओगे, मिडिल टर्म जो होंगी वो दो टर्म्स आएंगी मिडिल टर्म, एक तो थर्ड टर्म मिडिल टर्म आएगी, एंड एक आएगी आपकी फोर्थ टर्म मिडिल टर्म। थर्ड एंड फोर्थ, ये दोनों ही टर्म आपकी मिडिल टर्म्स हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें देखते हैं। यहां पर हमारे पास a कितना है, a है 6, d कितना है 13 माइनस 6, तो ये आ जाएगा 7, और जो लास्ट टर्म है उसको आप लेट कर लीजिए कि वो nth टर्म है, तो an इज इक्वल टू 230 होगा। हम इसको nth टर्म मान के चलते हैं कि भाई हमें ये नहीं पता है कि ये कौन से नंबर की टर्म है, तो हमने इसको लेट किया है an इज इक्वल टू दिस। तो हम ये मान लेते हैं, लेट, यहां पर लिख लेते हैं, लेट nth टर्म ऑफ गिवन एपी इज 230। ये मान लेते हैं कि हमने इसकी nth टर्म को 230 माना है, लास्ट टर्म जो है। तो अब an का फॉर्मूला क्या होता है, an हमें 230 गिवन है, और an का फॉर्मूला हमें पता होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 230। तो यहां पर हमारे पास a भी गिवन है, ये रहा, d हमारे पास 7 आया है, और हमें बस n फाइंड करना है कि कौन सी टर्म है, इवन है या ओड है, उसी से पता चल पाएगा कि मिडिल टर्म कौन सी होगी। तो a हमारे पास 6 है,
एन मुझे फाइंड करना है, डी हमारे पास कितना है 7 और इक्वल टू 230। ये 6 प्लस में हो रहा है यहाँ पर, जो एन की वैल्यू फाइंड करनी है उसके साथ उस वाली टर्म के साथ क्या हो रहा है यहाँ पर प्लस, तो ये राइट में जाके माइनस हो जाएगा। तो एन माइनस 1 इंटू 7 इजिकल टू, जब ये उधर जाके माइनस होगा तो ये आ जाएगा 224। अब 7 इसके साथ क्या हो रहा है, इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई, तो ये उधर जाके डिवाइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा 224 अपॉन 7 और 7 से कट जाएगा 3 और 2 पर, तो एन हमारा आ जाएगा 33। तो ये हमारा एन ओड नंबर आ गया। ठीक है, एन हमारा अगर ओड नंबर आया है तो हमने देखो यहां पर बात की हुई है, अगर हमारा ओड नंबर आता है तो मिडिल टर्म कैसे फाइंड करते हैं, एन प्लस 1 अपॉन टूथ टर्म। तो हम कैसे मिडिल टर्म को फाइंड करेंगे, यहां पर कर लेते हैं, दिस इंप्लाइज मिडिल टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन प्लस 1 अपॉन टूथ टर्म। इसका मतलब है 33 प्लस 1 अपॉन टूथ टर्म, 33 प्लस 1 हो जाएगा 34 अपॉन 2। इसका मतलब है 17th टर्म जो होगी वो हमारी मिडिल टर्म आ जाएगी। ठीक है, 17th टर्म जो आ जाएगी वो हमारी मिडिल टर्म आ जाएगी। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसका मतलब मिडिल टर्म इज इक्वल टू क्या आ गई 17th, तो a17 फाइंड कर लेते हैं। a प्लस 16 डी हमारा a17 होगा, a है हमारा 6 और 16 मल्टीप्लाई डी 7, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 112, ये हो जाएगा 118, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2 मार्क्स का है तो आप इसको इस तरह से कर दीजिए। अदरवाइज एक शॉर्टकट मेथड भी है मिडिल टर्म फाइंड करने का, लेकिन ये शॉर्टकट मेथड मैं समझता हूं कि केवल ओड नंबर के लिए ही होना चाहिए, क्योंकि अगर इवन नंबर होगा तो आप कैसे फाइंड कर पाएंगे। आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कर दीजिए और अपॉन में 2 कर दीजिए। फर्स्ट टर्म हमारी 6 है, लास्ट टर्म हमारी 230 है और अपॉन 2 करते हैं तो ये आता है 236 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 118। तो यही हमारा आंसर आ रहा है, देखो 118। ठीक है, लेकिन ये तब होना चाहिए जब इसकी जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो ओड नंबर आए, जैसे कि हमारा 33 आया एन। अब अगर ये इवन नंबर होता तो हमारी जो मिडिल टर्म आती वो हो सकता है कि इस सीरीज में ना मिले, क्योंकि वो बिल्कुल एग्जैक्ट मिडिल टर्म का मतलब है वो उन दोनों का मीन आएगा। जैसे मैंने बात की थी आपसे कि भाई अगर मैं इसमें एन हमारा इवन नंबर आता है तो हमारी बीच की 2 टर्म्स मिडिल टर्म होती हैं, जैसे हमारे 1 to 6 था तो थर्ड और फोर्थ टर्म मिडिल टर्म होगी, तो अगर आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो वो थर्ड और फोर्थ का मीन आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले से तभी निकाल पाएंगे जब ये ओड नंबर ऑफ एन हमारा ओड नंबर आएगा, तब हमारी डायरेक्ट मिडिल टर्म आ जाएगी जो इसमें होगी, इस सीरीज में गिवन होगी। अदरवाइज तो वो मिडिल टर्म जो आएगी वो दोनों अगर एन हमारा इवन हुआ तो वो दोनों जो मिडिल टर्म्स होती हैं उन दोनों के सम का हाफ होगा, मतलब उनका मीन होगा, अगर इससे आप डायरेक्ट निकालते हो तो मिडिल टर्म। तो इसलिए कोशिश करें कि इस तरह से ही फाइंड करें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या गिवन है, इफ साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड कोस a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 वेयर a and b are greater than 0 and less than 90, ये हमें गिवन है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स a and b। a and b जो है वो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 का मतलब है कि वो एक्यूट एंगल्स हैं। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, एक तो हमें गिवन है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड कोस a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। इस तरह का क्वेश्चन भी ज्यादातर आता ही रहता है। ठीक है, तो इसको भी आप इसकी भी प्रैक्टिस करके रखें। आपको टेबल अगर याद है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताई दी हुई है तो आप उधर से भी देख सकते हैं। हमें ये ध्यान करना है कि यहाँ पर हमारा कौन सा फंक्शन है, साइन फंक्शन है, तो मतलब साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 है, तो आपको यहाँ पर साइन की फॉर्म में 1 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो वो होती है साइन 90 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, इसको भी साथ साथ लेके चल सकते हैं, कोस a माइनस बी इजकल टू, अब √3/2 कोस की फॉर्म में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो ये होती है कोस 30 की वैल्यू। ठीक है, अब यहां पर हम एंगल्स को कंपेयर कर देंगे तो हमारे पास a प्लस बी इजकल टू 90 डिग्री आ जाएगा एंड a माइनस बी इजकल टू आ जाएगा 30 डिग्री। तो इन दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी इजकल टू 90 एंड a माइनस बी इजकल टू 30, तो यहां से b से b कैंसिल हो जाएगा,
2a इजकल टू 120, तो a इजकल टू 60 डिग्री आ जाएगा। अब इस 60 को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 60 प्लस b इजकल टू 90, तो b हमारा आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, साइन कोस और टेन की ही मोस्टली ज्यादातर यूज होती है, बट जो वैल्यूज हैं वो ज्यादातर साइन कोस टेन की यूज होती है, बट आपको पूरी टेबल आनी चाहिए, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि इन्हीं की टेबल यूज होगी। टेबल तो हमें 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हुई है तो आपको सिर्फ साइन की वैल्यू याद रखनी है, बाकी आप कोई सी भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, म्यूचुअली। तो इस तरह से आपको ये देखना है। 22 क्वेश्चन है, 2 नंबर बड़े आसानी से आपको मिल जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। देखिए 23 क्वेश्चन है, इफ एपी एंड डीक्यू आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड डीईएफ रेस्पेक्टिवली, where triangle ABC is similar to triangle DEF, then prove that AB upon DE is equal to AP upon DQ। तो इसको देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 23, हमें 2 ट्राइंगल गिवन है, बना लेते हैं ABC एंड DEF, और ये दोनों ट्राइंगल हमें सिमिलर दिए हुए हैं। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल हमें सिमिलर दिए हुए हैं। इसमें बोला हुआ है एपी एंड डीक्यू, ये हमारी मीडियन है एपी और ये हमारी है डीक्यू। ठीक है, ये मीडियंस है। देन प्रूव दैट, तो हमें क्या प्रूव करना है? सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखते हैं। इसमें गिवन क्या है? ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ठीक है, AP एंड DQ आर मीडियंस, ये 2 बातें गिवन है। ठीक है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? AB अपॉन DE इज इक्वल टू AP अपॉन DQ, ये प्रूफ करना है। देखिए आपको सबसे पहले एक तो ये पता होना चाहिए कि अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनका क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो उनकी 2 बातें होती हैं। अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और उनकी जो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो है वो इक्वल होता है। तो अब हमारे पास क्या है सॉल्यूशन? अगर हम देखें तो सॉल्यूशन में है, since we have given triangle ABC is similar to triangle DEF। अब हमें ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिए हुए हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं? AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। ये तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल होगा एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। ये कोरस्पोंडिंग साइड्स हैं। AB DE के कोरस्पोंडिंग साइड है, BC और EF AC एंड DF, और एंगल A एंगल D के कोरस्पोंडिंगली इक्वल है। ये B हमारा CE के इक्वल होगा और C हमारा F के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमें बातें ध्यान रखनी है। हमें प्रूव करना है AB अपॉन DE, AB अपॉन DE इज इक्वल टू AP अपॉन DQ। तो ये जो दोनों साइड्स का रेशियो आ रहा है वो कौन कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? यहां पर देखिए ABP में, इस वाले में, और DEQ में, इस वाले में। अब एक बात तो उसने हमें खुद बता दी है कि अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा और कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होंगे। और वो पूछता है कि भाई हमें ये जो मीडियंस का रेशियो है ये हमें AB अपॉन DE के इक्वल लाकर हमें प्रूव करवा दो। ठीक है, AB अपॉन DE के। तो इसका मतलब है ये भी तो साइड का ही रेशियो पूछ रहा है। तो अगर ये साइड का रेशियो पूछ रहा है तो मेरा काम क्या है? मेरा काम है कि ये जो दोनों साइड्स का रेशियो है वो कौन कौन से ट्राइंगल में लाई करता है, मतलब ये जो साइड्स हैं वो कौन कौन से ट्राइंगल में लाई कर रही हैं। इसका मतलब है मैं अगर इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए क्राइटेरिया चाहिए। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया आप चाहे तो एंगल एंगल से प्रूव कर सकते हो, आप चाहे तो एस से साइड एंगल साइड से प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं और भी हैं।
क्राइटेरिया तो, बट हमें ये देखना होगा कि हमें जो डेटा गिवन था उससे हम क्या क्या इसमें यूज कर सकते हैं। अब हमें ये पता है कि एपी और डीक्यू ये मीडियंस हैं, तो मीडियंस का मतलब होता है ये जिस साइड पर लाई करती हैं उस साइड को बाइसेक्ट कर देती हैं। तो इसका मतलब है बीपी और जो हमारा पीसी होगा ये इक्वल होगा, और इस तरह से जो हमारा ये EQ है और QF है ये इक्वल होगा। ठीक है तो इसको इस तरह से कर लेते हैं ऐसे। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें AB अपॉन DE तो कोई बात नहीं, वो तो गिवन है, ये तो यहां पर भी गिवन था AB अपॉन DE। तो इसको अगर मैं किसी इन दोनों में से किसी और साइड के रेशियो को इक्वल कर दूं तो हमारा जो हमें प्रूव करना था वो हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहां से हेल्प लेनी होगी जो डेटा गिवन होता है। तो आप लिखेंगे इसमें से दो ऐसी साइड का रेशियो ले लो जो हमारे काम की है, जैसे AB अपॉन DE, एक तो ये ले लेता हूं मैं AB अपॉन DE, और एक मैं ले लेता हूं ये BC अपॉन EF, ये हमारे काम की साइड है ये वाली BC अपॉन EF। अब ये जो मीडियन है क्योंकि ये इस BC को बाइसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब है मैं इस BC को ऐसा भी तो लिख सकता हूं, इस BC को ऐसा लिख सकता हूं कि BP प्लस PC, BP प्लस PC, और जो EF है उसको भी ऐसा लिख सकता हूं EQ प्लस QF, EQ प्लस QF। ठीक है अब यहां कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ AB अपॉन DE इज इक्वल टू BP प्लस PC है ना, और ये दोनों तो आपस में इक्वल है, तो मैं PC की जगह वापस BP लिख दूं दोबारा से, तो एक मेरा BP और दूसरा भी मेरा BP। ठीक है तो PC की जगह मैंने वापस BP लिख दिया। ऐसे ही मैं EQ और QF है तो QF को वापस EQ भी लिख सकता हूं क्योंकि दोनों इक्वल है, तो ये भी EQ और प्लस EQ दो बार हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ AB अपॉन DE इजिकल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ BP अपॉन ट्वाइस ऑफ EQ। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक मेरा रेशियो ये निकल कर आया AB अपॉन DE इजिकल टू BP अपॉन EQ। ठीक है एक रेशियो ये निकल के आ गया। अब ये जो ट्राइंगल मुझे सिमिलर करने हैं उसमें मेरी दो साइड का रेशियो इक्वल निकल कर आ गया, और ये बीच का जो एंगल है ये तो पहले से इक्वल दिया हुआ है क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर थे, ये रहा B और E ये वाला। तो अब हमारा साइड एंगल साइड का जो क्राइटेरिया है सिमिलरिटी का वो लगाकर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। नाउ इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है DEQ, AB अपॉन DE इजिकल टू AP अपॉन DQ। ठीक है यहां लिख देते हैं प्रूव्ड अबव। वैसे मुझे तो प्रूव्ड बिलो लिखना चाहिए क्योंकि मेरे इस बोर्ड के हिसाब से तो ये बिलो पर है, लेकिन आप तो इसके कंटिन्यूएशन में लिखोगे ना एग्जाम में, तो आपको ये लिखना है प्रूव्ड अबव। ठीक है तो ये हो गया, एंड ऑल्सो एंगल B इजिकल टू एंगल E, तो दिस इंप्लाइज बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ABP इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEQ। ये तो हमारा BP अपॉन EQ आया है ना, ये तो प्रूव करना था। तो इन ट्राइंगल दोबारा से देखते हैं एक बार, ये हमारे पास आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर देंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल DEQ AB अपॉन DE इजिकल टू आएगा BP अपॉन EQ आएगा ना, यही तो हमने प्रूव किया है BP अपॉन EQ। ठीक है तब हमारा ये सिमिलर हो गया। तो अब हमारे पास आ जाएगा जो हमें प्रूव करना था AB अपॉन DE इजिकल टू BP अपॉन, अच्छा ये AP अपॉन DQ, यही लाना था, यही प्रूव करना था। कहने का मतलब ये है कि ये हमने AB अपॉन DE इजिकल टू BP अपॉन EQ, ये तो हमने जो गिवन डेटा था वहीं से बना लिया, सही है। अब हम जब तक इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव नहीं करेंगे, जब तक हम इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव नहीं करेंगे तो हम AP अपॉन DQ तो DQ के इक्वल ला नहीं पाएंगे। तो हमने क्या किया, ट्राइंगल ABP और ट्राइंगल DEQ को सिमिलर प्रूव करा दिया। कैसे, AB अपॉन DE इजिकल टू BP अपॉन EQ तो हमें गिवन है,
तो एंगल बी और एंगल ई हमारा इक्वल दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बाय एसए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल एबीपी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईक्यू। जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो इनके साइड के रेशियो भी इक्वल हो जाएंगे, तो तीनों साइड के रेशियो इक्वल होंगे, तो हमें जो जरूरत थी वो थी ए बी अपॉन डीई इजकल टू एपी अपॉन डी क्यू की। ठीक है, तो ए बी अपॉन डीई इजकल टू एपी अपॉन डी क्यू, ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो हमें यही प्रूव करना था बस। तो इस तरह से आप इसको प्रूव करेंगे। देखिए 24 में भी दो पार्ट दिए हुए हैं ए और बी करके, तो यहां पर हम दोनों करेंगे। इसको पहले 24 का ए देखते हैं। ए हॉर्स, ए काउ एंड ए गोट आर टाइड ईच बाय रोप्स ऑफ लेंथ 14 मीटर at the corners A, B and C respectively of a grassy triangular field ABC with sides of length 35 meter, 40 meter and 50 meter. Find the area of grass field that can be grazed by them. ये हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल से क्वेश्चन है, जो हमने पहले वीडियो में एरिया रिलेटेड टू सर्कल के जो हमने बेसिक किया हुआ है, आप वहां से वीडियो में से फॉर्मूले चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 और इसका ए पार्ट है। तो मैं एक ट्रायंगुलर फील्ड बना लेता हूं ऐसे ही। ठीक है, ये ट्रायंगल बना लिया हमने, क्योंकि तीनों साइड डिफरेंट है, तो मैं भी थोड़ा इस तरह से कोशिश करूंगा बनाने की, ये थोड़ा डिफरेंट सा लगे, मतलब सिमिलर सा ना लगे, ये जैसे इक्विलैटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं। तो इसकी जो साइड है वो है 35 मीटर, ए बी को मैं 35 मीटर मान लेता हूं, 40 मीटर, ये हमारी 40 मीटर है, और तीसरी साइड दी हुई है 50 मीटर। ठीक है, अब इसके तीनों कॉर्नर पर, तीनों जो ये वर्टिसेस हैं ए बी और सी, यहां पर क्या क्या है, पहले पर है ए हॉर्स, ठीक है, और ये दूसरे पर है गोट एंड तीसरे पर है सॉरी दूसरे पर काऊ है एंड तीसरे पर गोट है। तो ये तीनों यहां पर बांधे गए हैं और 14 मीटर की लेंथ है रोप की। तो हम ऐसा करते हैं, सपोज करो यहां से बांधकर ये यहां तक 14 मीटर हमारा आ जाएगा, तो इस तरह से ये घास को चर सकेंगे, जो कि इतना एरिया कवर होगा। तो ये हमारा क्या बन रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर बनेगा। क्योंकि आप इसको ये मान के चलो कि अगर ये इतने फील्ड में घूम सकती है, ये हॉर्स अगर घूम सकता है इतने फील्ड में, तो ये तो हमारा वेस्ट फील्ड है, यहां पर तो कोई घास है नहीं, तो घास तो सिर्फ इस ट्रायंगुलर फील्ड में ही है ना। तो इसका मतलब है वो इतना एरिया कवर कर पाएंगे और ये हमारा सेक्टर बनेगा। ऐसे ही 14 मीटर की रोप से ये बी पर इस तरह से ये भी एक सेक्टर बनेगा, इसको भी मैं पूरा कवर कर लेता हूं। तो ये हमारा यहां पर सिर्फ घास होगी इतने एरिया में, और ये हमारा ऐसे ही है, यहां पर कोई घास नहीं है। ये भी 14 मीटर की लेंथ है, 14 मीटर की, इसका मतलब रेडियस हो गई। ठीक है, 14 मीटर की रेडियस हो गई। और तीसरा जो है वो हमारी थी गोट, तो यहां पर हमारा इतना फील्ड इसका बन जाएगा, ऐसा लेट कर लेते हैं, तो ये भी एक सर्कल ही बनेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कैसे इसको फाइंड करेंगे, ये तीनों एरिया कैसे कवर होगा। अच्छा, मुझे ना यहां पर कोई एंगल नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कोई एंगल नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, लेट θ1, θ2 एंड θ3 बी रेस्पेक्टिवली द एंगल्स ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड ABC। हम ये मान लेते हैं कि इसके तीनों एंगल जो हैं वो θ1, θ2 एंड θ3 है। क्योंकि हमें पता है कि सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तब हम क्या करेंगे, टोटल एरिया, अच्छा पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा में क्या हो जाएगा, हेयर आर कितनी हो जाएगी, 14 मीटर। ठीक है, आर हमारी 14 मीटर है, तो यही हमें चाहिए, और एंगल चाहिए। एंगल हमें स्पेसिफिकली तीनों नहीं दिए हुए हैं, लेकिन हमें पता है कि तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो हम उसी तरह से चलेंगे। तो हम टोटल एरिया लिखेंगे, टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर तीनों की सेम है तो मैंने आर ही लिया है, अदरवाइज मुझे R1, R2 और R3 लेनी चाहिए थी अगर तीनों की रेडियस अलग अलग होती तो। तीनों ट्रायंगुलर फील्ड की साइड्स अलग हैं, बट जो हमारी ये जो तीनों जानवर बंधे हुए हैं वो सेम रस्सी से बंधे हुए हैं, मतलब उसकी जो लेंथ है रोप की वो सेम है। ठीक है, तो इस तरह से हमें देखना है कि रेडियस हमारी सेम रहेगी, तो पाई आर स्क्वायर θ1 अपॉन 360 प्लस पाई आर स्क्वायर θ2 अपॉन 360
और प्लस पाई आर स्क्वायर थीटा 3 अपॉन 360। अब आपको यहां से क्या कॉमन लेना है, पाई आर स्क्वायर 360 आप कॉमन ले सकते हैं, तो मेरे पास बचेगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, आर हमें गिवन है 14, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 14 और अपॉन में 360 है। और हमारा ये जो तीनों एंगल का सम होता है वो 180 होता है, क्योंकि हमें अलग अलग एंगल नहीं पता है, लेकिन ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो तीनों चाहे कुछ भी एंगल रहे हो लेकिन तीनों का सम तो 180 ही आएगा। तो यहां से आप 180 से इसको कैंसिल करेंगे, 360 को 2 जा पर जाएगा, और 7 से 14 को कैंसिल करेंगे तो ये भी 2 जा पर जाएगा, और ये 2 से और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा 14 मल्टीप्लाई 22, तो ये हो जाएगा 88 कैरी 8 एंड 308। ठीक है, तो इतने मीटर स्क्वायर में तीनों जानवर घास चर सकेंगे। ठीक है, ये हमारा एक्चुअल एरिया आएगा। ये भी क्वेश्चन आपका इजी है, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरह का यदि कोई क्वाड्रिलेटरल में भी अगर आ जाता है तो आप क्वाड्रिलेटरल में एक डायगोनल खींचेंगे और दोनों ट्राइंगलों का एरिया फाइंड कर लेंगे, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 लेकर। अदरवाइज तो ट्राइंगल का ही अगर आता है तो ट्राइंगल में हम तीनों एंगल का सम इस तरह से 180 कर लेंगे, अगर हमें स्पेसिफिकली एंगल्स अलग अलग नहीं गिवन है तो। ठीक है, और अगर इसमें रेडियस डिफरेंट हो तो आप रेडियस को भी R1 R2 R3 लेट करके और यहां साइड में से देख लेंगे, क्योंकि साइड तो हमारे पास 35 मीटर 40 मीटर और 50 मीटर है, तो टोटल सम हमारा 35 है, तो 14 से ज्यादा भी हो सकती है रेडियस, तो डिफरेंट रेडियस पे भी आ सकता है। ठीक है, इसका पार्ट बी और देखते हैं अभी क्या है। देखिए पार्ट बी में क्या गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ पाई ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर formed by a chord subtending an angle of 90 डिग्री एट द सेंटर। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, सेगमेंट का हमें एरिया फाइंड होना चाहिए, पता होना चाहिए। फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, एक हमारे पास सर्कल है और इसकी रेडियस है 5, तो ये अगर मैं कहता हूं कि ये हमारे पास एक सेक्टर बना हुआ है, ये ए बी ले लेता हूं और ये हमें 90 डिग्री गिवन है। ठीक है, रेडियस हमारी 5 है सेंटीमीटर, ये हमारी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर्म बाय ए कोड, ये कोड है एक्चुअली ए बी, इस कोड में सबटेंड किया है ये एंगल सेंटर पर। ठीक है, और हमें एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट फाइंड करना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये जो रिफ्लेक्स एंगल बचेगा वो कितने डिग्री बचेगा, 360 हमारा टोटल कंप्लीट एंगल होता है, तो रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास बच जाएगा 270 डिग्री। तो अगर मैं सेगमेंट का एरिया लगाऊं और उसमें थीटा को 270 ले लेता हूं तो मेरा डायरेक्ट मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो आपको रेडियस गिवन है यहां पर 5 सेंटीमीटर और एंगल ए ओ बी अगर मैं लेता हूं वो 90 डिग्री दिया हुआ है, तो दिस इंप्लाइज रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी ये हो जाएगा हमारा 270 डिग्री, और इसको आप बोल दो थीटा। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे तो हम इसको बार बार लिखने से बच जाएंगे। तो दिस इंप्लाइज रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया हमारा आ जाएगा पाई आर, सॉरी ये सेगमेंट का एरिया निकालना है ना, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ये लिख लेते हैं, ये हमारा होता है आर स्क्वायर विद इन ब्रैकेट पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कोस थीटा अपॉन 2। अब यहां एक प्रॉब्लम आ गई है, अगर मैं डायरेक्ट मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करता हूं, ठीक है, तो मुझे थीटा तो यहां पर 270 है और इसका हाफ भी करना पड़ेगा, तो ये 135 हो जाएगा, तो ये तो हमारा 10th का पार्ट ही नहीं है। ठीक है, ये तो फिर 11th का पार्ट है। तो अब आपके पास क्या रह गया है ऑप्शन, आप ना माइनर सेगमेंट का ही एरिया फाइंड करो और उसको टोटल सर्कल के एरिया में से फाइंड माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो आप ना ऐसा करो, इसको सिर्फ रहने दो और यहां से आप एंगल एओबी ही ले लो, इसमें हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, तो आप इसको लिख दो से थीटा। सही है, एओबी। तो अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। पहले हम माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड कर लेते हैं।
तो ये हो जाएगा वही आपका आर स्क्वायर विद इन ब्रैकेट पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। अच्छा, जो हमने एमसीक्यू में क्वेश्चन किया था उसमें हमारा जो एक क्वेश्चन था जिसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल का एक क्वेश्चन था, जिसमें हमने वो 5 सर्कल थे जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे, और उसमें हमने सेगमेंट का एरिया फाइंड किया था। तो उसमें मैंने पहले 1/2 लिख दिया था। ठीक है, ये एक्चुअली ना क्या है कि इसका जो एरिया का फॉर्मूला है वो कई तरह का फॉर्मूला है। पहले एंगल जो है हमारा 90 से ग्रेटर भी होता था, तो अगर 90 से ग्रेटर हो जाता है, जैसे 120 हो जाता है, तो आप यहाँ थीटा बाई 2 ले सकते हैं, तो वो 60 हो जाएगा। हमें 90 या उससे कम के एंगल का ही अभी जानकारी है 10th के हिसाब से, वो फिर उससे ज्यादा अगर एंगल आता है तो वो फर्दर हमारा 11 12 का पार्ट हो जाता है। तो अगर 120 भी आता है तो हम यहाँ थीटा बाई 2 वाला अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो वो 60 हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर एक साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा के इसको दूसरे दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, बट उसमें डायरेक्ट यहाँ साइन थीटा आ जाता है फिर फॉर्मूले में। तो साइन थीटा अगर आ गया और फिर से 120 आ गया, या जैसे अभी हम यहाँ पर फंस गए हैं कि 135 एंगल आ जाता है, तो फिर वो फाइंड करना अभी 10th तक का उसमें सिलेबस में नहीं है। तो इसीलिए हम जो है इसको इस तरह का फॉर्मूला लेते हैं। तो उसमें 1/2 भी है जो साइन थीटा आएगा। ठीक है ना, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। आर कितना है हमारा 5, तो 5 इंटू 5 आ जाएगा। और पाई हमारा ये पाई 20। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ पाई में फाइन करना है तो आप पाई की वैल्यू पुट मत कीजिए, पाई को पाई रहने दीजिए। और थीटा हमारा है यहाँ पर 90 डिग्री, और ये हो जाएगा 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। साइन थीटा हमारा 90 है, 90 अपॉन 2 45, और यहाँ पर कोस 45। ठीक है, तो ये हो गया 25, और यहाँ 90 से 4 जा पे जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस साइन 45 होता है 1/√2, और कोस 45 भी 1/√2। तो ये हो जाएगा 25 पाई बाई 4 माइनस 1/2। ये हमारा आया है अभी माइनर सेगमेंट का एरिया। अब हमें मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना था, तो हम यहां कर लेते हैं। तो दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या आ जाएगा, आप टोटल सर्कल के एरिया में से ये जो गिवन एरिया, ये जो हमारे पास एरिया आया है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये 25 और पाई अपॉन 4 माइनस 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको देखते हैं क्या करा जाए। यहां से हम पाई और आर स्क्वायर हमारा 25 आया था, अभी यहां पर देखो ये आर हमारा 5 है तो 25 आ जाएगा। तो इसको भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -25 पाई अपॉन 4 और माइनस माइनस प्लस 25 अपॉन 2। ठीक है, ये आएगा। ये 25 पाई अपॉन 1 है, तो ये हमारा 25 पाई अपॉन 4 है, तो ये 100 पाई हो जाएगा। अगर एलसीएम लेता हूं तो 4, तो 4 से इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये 100 पाई हो जाएगा, माइनस का 25 पाई और प्लस का 25/2। तो ये हो जाएगा 75 पाई अपॉन 4 और प्लस का 25/2। ये हमारा एक्चुअल आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें इन टर्म्स ऑफ पाई में आंसर देना है, तो आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं, या यहाँ पर 25/2 आप कॉमन भी लेकर जैसा भी हो। इसमें कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इसको और बाकी फर्दर कैलकुलेट करना पड़े, क्योंकि पाई की फॉर्म में देने तो आप इतना आंसर सफिशियंट है, हम इतना आंसर देके काम चल सकता है हमारा। ठीक है, तो ये हमें माइनस, ये माइनर सेगमेंट के लिए भी है और मेजर सेगमेंट के लिए भी है, बट डिपेंड करता है कि अगर मेजर सेगमेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आ जाता है, मतलब क्वेश्चन में डायरेक्ट मेजर सेगमेंट का एरिया पूछ लेता है, तो आप एक बार ना एंगल जरूर चेक कर लें, क्योंकि एंगल 90 से ज्यादा सिलेबस में है नहीं अभी। ठीक है, वो हमारा 11th और 12th में आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक में। तो इसलिए आपको ये कोशिश करनी है कि माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करें और उसको टोटल सर्कल के एरिया में से माइनस कर दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा जो 24 का पार्ट बी था, ये हमारा 24 का पार्ट बी था। ठीक है, दो पार्ट दिए हुए हैं इसमें। अब देखिए 25 क्वेश्चन देखते हैं। 25th क्वेश्चन में क्या है, ए ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर such that the segments BD and DC are of length 10 centimeter and 8 centimeter respectively. Find the lengths of the sides AB and AC if it is given that area of triangle ABC is equal to 90 centimeter square. तो इसमें एक और ऑप्शन दिया हुआ है फॉर विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स, इसको हम बाद में कर लेंगे, पहले ये वाला पूरा कंप्लीट करते हैं। इसका जो फिगर दिया हुआ है वो मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूं कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे करेंगे। एक सर्कल भी बना लेते हैं।
इस तरह का ये हमें फिगर गिवन है और यहां पर ये हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये ट्रायंगल ए बी यहां पर गिवन है, बी और सी, और यहां से ये हमारा सेंटर है ओ। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं जिनका नाम गिवन है डी ई और ये है एफ। अब यहां से क्या है, देखिए इसमें जो सेगमेंट बीडी है और डीसी है वो 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बीडी हमारा 10 सेंटीमीटर है और सीडी हमारा 8 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ए बी एंड ए सी। हमें ए बी एंड ए सी की ये लेंथ फाइंड करनी है और इसका जो एरिया गिवन है बीडी हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। इन द फिगर ऐसा लिख देते हैं, इन फिगर BD is equal to 10 centimeter, CD is equal to 8 centimeter, and area of triangle ABC is equal to 90 centimeter square। ठीक है, ये हमें गिवन है, इस तरह से हमें गिवन है और उसमें स्ट्रेट लाइन बनाकर दी हुई है। इसका एरिया भी गिवन है ट्रायंगल का। ठीक है, ट्रायंगल का हमें एरिया भी गिवन है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये जो पॉइंट सी है ये आपको पता है कि हमने थ्योरम पढ़ी हुई है अपनी पुरानी वीडियो में भी है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटेंड पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो CD और CF हमारा कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही BD और BE ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मैं AF और AE को लेट कर लेता हूं कि ये 1 सेंटीमीटर है। तब हमारा इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड हो सकता है। कैसे हो सकता है, एक तो हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करके हो सकता है। ठीक है, और एक इस तरह से भी हो सकता है कि ये जो ट्रायंगल ए बी सी है इसमें 3 सब ट्रायंगल्स आपको दिख रहे होंगे। क्या क्या, ए ओ बी, एक ट्रायंगल तो ये हो गया, एक ट्रायंगल हो जाएगा ए ओ सी, ये दूसरा ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल हो जाएगा बी ओ सी। इन तीनों ट्रायंगल का एरिया निकालकर उसको सम कर देंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से ये पढ़ लेते हैं कि इसमें पूछा क्या था। इसमें पूछा था फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ए बी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस। अच्छा, रेडियस भी दी हुई है 4 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है। मैं यही सोच रहा था कि रेडियस अगर नहीं दी तो कैसे होगा। रेडियस इसमें 4 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, रेडियस हमारी 4 सेंटीमीटर गिवन है। अब ये बड़ा इजी हो गया है इसको फाइंड करना, तो इसको करते हैं। तो हीरोन्स फॉर्मूले से इसका एरिया निकाल लेते हैं। अच्छा, हमें ना ऐसा जरूरी नहीं है कि हीरोन्स फॉर्मूले से, अब जब हमें ये एरिया गिवन नहीं होता, क्योंकि पहले इसको एक तरीके से और पूछा गया है उसमें हमें ये एरिया गिवन नहीं है, तो तब हम इसको 2 टाइप से करते हैं जो मैंने अभी बात की आपसे। तब हम इसका एरिया एक तो हीरोन्स फॉर्मूले से फाइंड करते हैं, तीनों साइड्स हमें गिवन है जिसमें एक एक्स भी है, तो हीरोन्स फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। और दूसरे तरीके से हम इसका एरिया ये सब पार्ट में जो 3 ट्रायंगल बनते हैं एओबी, बीओसी एंड एओसी, इन तीनों का एरिया जोड़कर उसको सम करके और जो हमने हीरोन्स फॉर्मूले से एरिया फाइंड किया था उसके इक्वल रख देते हैं। तब हमारा जो है एक्स की वैल्यू फाइंड होती है। और इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें एक 7 सेंटीमीटर की वैल्यू आती है और उसमें हमारे जो तीनों साइड जाती है 13, 14, 15, कुछ इस तरह से एक क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन यहां पर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है पहले से ही, तो अब हमें दोनों में से एक टाइप लगानी है। या तो आप इनको 3 ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड करके उसको सम कर लीजिए या हीरोन्स के फॉर्मूले से कर लीजिए। तो मुझे लग रहा है कि 3 ट्रायंगल का एरिया फाइंड करके ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि हीरोन्स फॉर्मूले में थोड़ी सी 2 पार्ट्स हैं हमारे जो फाइंड करने पड़ते हैं, और वो उससे अच्छा हम ये कर लेते हैं। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी। ये हमें 90 गिवन है, यहां पहले से पुट कर देता हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई बेस, बेस है हमारा एबी और हाइट है हमारी ओई, प्लस 1/2 बीओसी ट्रायंगल का जो बेस है वो बीसी है और हाइट हमारी है ओडी। ठीक है, 1/2 एओसी ट्रायंगल का जो बेस है वो एसी है और हाइट है हमारी ओएफ। ठीक है,
तो ये 90 चल ही रहा है, 1/2 मल्टीप्लाई ए बी कितना है, ए बी है हमारा x+10, ए बी कितना है x+10, ठीक है। ओ ई कितना है, ओ ई ये 4 सेंटीमीटर है, रेडियस है तो 4 सेंटीमीटर पुट कर देता हूं। 1/2 बीसी कितना है, बीसी हमारा है 8 + 10 18, और ओडी कितना है, ओडी ये 4 सेंटीमीटर है क्योंकि रेडियस है तो ये 4 हो गई, प्लस 1/2 एसी हमारा कितना है x+8, और ओएफ कितना है, ओएफ 4। ये 2 से 4 कटेगा 2 पर, ये 2 से 4 कटेगा 2 पर, और ये 2 से 4 कटेगा 2 पर। तो 90 इजकल टू ये हो जाएगा, अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, पूरे ही इक्वेशन है एक तरह से, पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन ले लेता हूं, तो ये बचेगा मेरे पास x+10 प्लस यहां पर मेरे पास 2 तो बाहर आ चुका है कॉमन में, और 18 बचा, और यहां पर ये 2 बाहर आ चुका है, ये बचेगा x+8। ये 2 डिवाइड में चला जाएगा तो ये 45 हो जाएगा, ठीक है। x+x हो गया 2x, और प्लस 10 + 18 28 प्लस 8 36, 36 45 के माइनस में जाएगा तो ये बचेगा हमारे पास 9 इजकल टू 2x। तो इसका मतलब है x इजकल टू 4.5 आ जाएगा। 4.5 अगर आ जाएगा तब हमारी जो साइड होगी ए बी वो कितनी हो जाएगी, 4.5 + 10, इसका मतलब है 14.5 सेंटीमीटर। एंड जो एसी आएगी, एसी वो कितनी आ जाएगी, 4.5 + 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारी साइड्स आ जाएंगी, ठीक है। अगर इसमें ये एरिया गिवन नहीं होता तो आपको कैसे करना है, तब आपको इसी ट्राइंगल का एरिया हीरोज के फॉर्मूले से भी फाइंड करना है, और इस एरिया को फाइंड करके ये जो हमारा जो भी आता है, ये 2x + 36 आया है, अभी मैं नहीं सॉरी, ये 2x + 36 नहीं आएगा क्योंकि मैं यहाँ 2 राइट में ले गया हूं, तो मुझे ये राइट में नहीं ले जाना। ये जो इक्वेशन बनेगी आपकी, ये इक्वल रखी जाएगी जो हीरोज के फॉर्मूले से ये एरिया आएगा पूरा, उसके इक्वल, वहां से आपको एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। जब एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो फिर आप ये जो भी साइड पूछा है वो फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा 25th क्वेश्चन था जो सेक्शन बी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब ये वीडियो आपको कैसी लगी है और इसमें क्या क्या कमी लगी है, अगर कोई कमी लगी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट सी कवर करूंगा, और आप मुझे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों में ये वीडियो पहुंच पाए, और मुझे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।